हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। तो चलिए आज की कक्षा में शुरू करते हैं भाषा और व्याकरण पाठ नंबर 1। पहले हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। इस भाष से ही शब्द भाषा बना। आम बोलचाल में जिसे बोली कहते हैं। शास्त्र में वह भाषा कहलाती है। जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। विश्व के सभी देशों में अपनी अपनी भाषाएं हैं। ब्रिटेन में अंग्रेजी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, रूस में रूसी बोली जाती है। इन भाषाओं का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। यानी कि विश्व के सभी देशों में, अलग अलग देशों में अपनी अपनी भाषाएं हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि जापान में जापानी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, रूस में रूसी। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, आसाम में असमी, इसी प्रकार उड़िया, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी आदि। यानी कि भारत के विभिन्न देशों में भी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी और उड़ीसा में उड़िया। हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषा के भेद, अब हम पढ़ेंगे भाषा के भेद। मनुष्य प्रायः 3 प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है: बोलकर, लिखकर और संकेतों द्वारा। व्याकरण में संकेतों की भाषा के रूप में कोई स्थान नहीं दिया जाता, अतः विचार प्रकट करने के लिए 2 प्रक्रियाएं बोलना तथा लिखना ही व्याकरण में स्थान पाती है। इसका मतलब व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सांकेतिक भाषा को ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो सिर्फ इशारों के जरिए हम समझा सकते हैं, इसलिए व्याकरण में उसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन व्याकरण में बोलना और लिखना, इन 2 भाषाओं का स्थान है। इस प्रकार भाषा के 2 भेद पाए जाते हैं: मौखिक या उच्चारित भाषा या लिखित भाषा। इसलिए व्याकरण के अनुसार भाषा के 2 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? मौखिक यानी कि उच्चारित यानी कि बोलना, और लिखित भाषा यानी कि लिखने वाली भाषा। मौखिक या उच्चारित भाषा, मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह मौखिक का रूप होते हैं। लोक व्यवहार में भाषा के इस रूप का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। मौखिक भाषा में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बोलने वाली भाषाओं में ज्यादा ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भाषा को बोलने की जगह लिखकर समझाया जाए, लिखा जाए, तो उसे वह लिखित रूप बन जाता है। इसमें वर्णों को लिखकर भाषाओं को लिखा जाता है, अक्षरों का प्रयोग करके, वर्णों का प्रयोग करके। भाषा के दोनों रूपों में अंतर। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक मानी जाती है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। विश्व का अधिकांश कार्य इसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील होता है, क्योंकि बोलने में हम किसी भी तरह की बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में हमें व्याकरण के द्वारा ही लिखना पड़ता है, इसलिए इसको ज्यादा महत्ता दी जाती है। किसको? लिखित रूप को, क्योंकि लिखित रूप के कारण ही हमारे जो प्राचीन जो हमारी बातें हैं, जो कहानी है, उसे हम संरक्षित रख पाए हैं। विश्व का अधिकांश कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। लिखकर ही अधिकांश कार्य
विश्व का अधिकांश कार्य लिखकर ही किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा को निम्न रूपों में पाया जाता है। पहला है मातृभाषा। बालक अपने परिवार अथवा माता पिता के साथ जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख जाता है। यही उसकी मातृभाषा होती है। यानी कि मातृभाषा वो भाषा कहलाती है जो हम अपने परिवार में रहकर अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ जो हम भाषा बोलते हैं, सीखते हैं बचपन से, वो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमारी आम बोलचाल होती है। अब दूसरा है प्रादेशिक भाषा। जो भाषा किसी प्रदेश में प्रमुख रूप से बोली जाती है वह उस प्रदेश की भाषा कहलाती है। इसे ही प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। पंजाबी, गुजराती तथा तमिल प्रादेशिक भाषा है। यानी कि जिस देश में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है वो उस देश की प्रादेशिक भाषा होती है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तो ये सारी भाषाएं क्या होंगी? प्रादेशिक भाषा कहलाएंगी। अब तीसरी है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। यानी कि जिस राष्ट्र में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे कि हमारी है हिंदी। हिंदी हमारे देश में, भारत में अधिक से अधिक बोली जाती है, इसलिए वह राष्ट्रभाषा है। अब फोर्थ है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों में बोली जाती है तो वह अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे कि अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारत देश की नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तभी वो भाषा बोली जाती है, तो वो हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाई जाएगी, क्योंकि वो भी हमारे कामकाज में, आम चीजों में हमारी अंग्रेजी भाषा यूज होती है, उपयोग किया जाता है उसका, तो इसलिए वो राष्ट्रभाषा कहलाएगी। लेकिन वो हमारे भारत की भाषा नहीं है, वो बाहर देशों की भाषा है, लेकिन फिर भी वो हमारे भारत में बोली जाती है, तो वो अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाएगी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये है हिंदी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल व तेलुगु। ये सारी भाषाएं भारत के संविधान के द्वारा हमारी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन सभी भाषाओं को हिंदी भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। ये फिजी की राजभाषा है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा या राष्ट्रभाषा व संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इसका मतलब भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में किया जाता है। मानक भाषा। किसी देश के शिक्षाविदों व विद्वानों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, परंतु विद्वानों द्वारा किसी एक रूप को ही मान्यता दी जाती है। जैसे
झ मानक रूप होगा, ख का ख मानक रूप होगा, अंत का अंत मानक रूप होगा, शुद्ध का शुद्ध मानक रूप होगा, गई का ग ई मानक रूप होगा, ठंड का ठंड मानक रूप होगा। भाषा के अंग। भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका आश्रय लेती है वे है ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ये भाषा के अंग कहलाते हैं। यानी कि भाषा जो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिसका सहारा लेती है, जिसकी हेल्प लेती है, वो कौन कौन क्या क्या चीजें होती हैं? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, क्योंकि इनके द्वारा ही भाषा भाषा की उत्पत्ति होती है। अगर ध्वनि नहीं होगी तो हम कैसे बोलेंगे, वर्ण नहीं होगा तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे, कैसे शब्द बनाएंगे। तो इसलिए ये सारे भाषा इन सब का आश्रय लेती है। एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा रूप स्थानीय होता है, उसे बोली कहते हैं। यानी कि अगर कोई छोटे से क्षेत्र में कोई भाषा बोली जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? उसे बोली कहते हैं। 5-10 मील की दूरी पर 5-10 मील की दूरी पर बोली में हल्का हल्का अंतर आ जाता है, परंतु उसका सामान्य रूप नहीं बदलता। यानी कि अगर थोड़ी सी दूरी में अगर थोड़ा बहुत, अगर आप कहीं रह रहे हो, अब थोड़ी दूर जाओगे तो वहां पे कोई और लोग रहेंगे, कोई बंगाल का होगा, कोई गुजरात का होगा, ऐसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूर में भाषा बदल सकती है। उसे हम क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। बोली केवल बोलने में काम आती है, इसका साहित्य नहीं होता। यानी कि बोली सिर्फ बात करने के लिए, हमें सिर्फ अपनी बात समझानी आनी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, बुंदेली, कन्नौजी, भोजपुरी, हिमाचली आदि। ये सारी क्या है? भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं। अब देखेंगे भाषा तथा बोली में अंतर। भाषा तथा बोली में मुख्य रूप से निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। बोली किसी एक ही भाषा का अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि भाषा बहुत बड़े बड़े देशों में बहुत जगह बोली जाती है, लेकिन जो बोली है वो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली व्याकरण संबंध नहीं होती। यानी कि भाषा का संबंध व्याकरण से होता है। व्याकरण में शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से होते हैं शब्द, तो उस तरीके से हम भाषा बोलते हैं। लेकिन जो बोली है उसमें व्याकरण का कोई संबंध नहीं होता है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। इसका मतलब जो बोली है हम सिर्फ बोलचाल के लिए, हल्की बोलचाल के लिए, अपनी बात थोड़ा बहुत समझाने के लिए हम बोलते हैं। लेकिन व्याकरण में क्या होता है? हम कहानी लिखने के लिए, किसी को खत लिखने के लिए, साहित्य लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं भाषा का। तो ये कुछ अंतर हैं जो भाषा तथा बोली में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे उपभाषा। बोली का जब थोड़ा विकास हो जाता है तब उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है। इस स्थिति में वह उपभाषा के नाम से जानी जाने लगती है। बोली केवल बोलचाल में प्रयोग की जाती है, इसका लिखित रूप में प्रयोग नहीं होता, जबकि उपभाषा बोली तथा सॉरी जबकि उपभाषा बोली का लिखित रूप है। इसका मतलब जो बोली थी वो सिर्फ बोलचाल के लिए उपयोग की जाती थी, लेकिन अब जो उपभाषा है, जब उसका थोड़ा क्षेत्र विकसित हो जाता है बोली का, तो वह उपभाषा में बदल जाती है। कैसे? बोली जो है वो सिर्फ बोलचाल के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन जो उपभाषा है वो लिखित रूप में भी प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए ब्रजमंडल में उदाहरण के लिए ब्रजमंडल के घरों में बोली जाने वाली भाषा ब्रज बोली है, परंतु उसके जिस रूप को पढ़े लिखे लोग प्रयोग में लाते हैं वह उपभाषा है।
अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना, चित्रित करना अथवा लिखना। किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। ये चिन्ह संबंधित भाषा के वर्ण कहलाते हैं। इन चिन्हों के समूह या वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यानी कि लिपि क्या है? लिपना यानी कि चित्रित करना, उसमें लिखा जाता है। लिपि मतलब लिखना। किसी भाषा को लिखकर हम जैसे प्रकट करते हैं, चिन्ह निश्चित होते हैं कि किस शब्द में कौन सा चिन्ह लगेगा, कौन से अक्षर में कौन सा चिन्ह लगेगा। तो ये क्या है? ये जो चिन्ह संबंधित भाषा के वर्ण हैं वो क्या है? लिपि कहलाते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यानी कि जो मौखिक ध्वनियां जो हम बोलते हैं उनको अगर हम लिखकर प्रकट करें तो वो क्या है? वो लिपि है, उसे लिपि कहेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। यानी कि प्रत्येक जो भाषा है, जो हमने भाषा देखी थी, उन सबकी क्या होती है? अपनी अपनी लिपि होती है, सबकी अलग अलग लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। अब हम यहाँ देखेंगे भाषा और लिपि के बारे में, कौन कौन सी भाषाएं हैं और उसकी कौन सी लिपि है। जैसे कि हिंदी की क्या है? देवनागरी लिपि। संस्कृत भाषा की क्या है? देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की क्या है? देवनागरी लिपि। नेपाली भाषा की क्या है? देवनागरी लिपि। उर्दू की फारसी, बंगाली, बांग्ला, पंजाबी, गुरुमुखी, जर्मनी, रोमन, अंग्रेजी, रोमन, फ्रेंच, रोमन। तो ये अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं। जो देवनागरी लिपि है वो सबसे अधिक भाषाओं की लिपि है। जैसे कि हमने देखा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी क्या है? देवनागरी ही है लिपि। अब हमने भाषा के बारे में पढ़ा, अब हम आते हैं व्याकरण पर। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर ही हम भाषा का व्यवहार करते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। अध्ययन और अध्यापन में इसका विशेष महत्व होता है। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में लिखना और व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। यानी कि व्याकरण जो है वो भाषा का क्या है? नियमावली है। यानी कि नियमों को हमें बताता है, भाषा के नियमों को, कि हमें किस प्रकार से कौन से शब्द बोलने हैं, किस प्रकार से वाक्य को लिखना है, बोलना है, पढ़ना है। वो हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। अब जैसे राम पढ़ती है, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है और उसके अनुरूप क्रिया पढ़ता है प्रयुक्त नहीं है। यहाँ क्रिया का रूप पुल्लिंग न होने के कारण वाक्य अशुद्ध हो गया। यानी कि राम पढ़ती है, राम क्या है? लड़का है, लेकिन उसमें क्या बोला? पढ़ती है। तो पढ़ती किसके लिए उपयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, अशुद्ध हो गया। ऐसे ही अगर अब दूसरा हम देखते हैं, राम पढ़ता है। अब ये वाक्य शुद्ध है क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है और उसके अनुरूप ही क्रिया प्रयुक्त हुई है। भाषा संबंधी सभी नियम व्याकरण का विषय होते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध कराता है। यानी कि व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि अब दूसरे में हम देखेंगे राम पढ़ता है, यानी कि अब ये वाक्य शुद्ध हो गया क्योंकि कर्ता पुल्लिंग है और उसके अनुरूप ही क्रिया प्रयुक्त हुई है। भाषा संबंधी सभी नियम व्याकरण का विषय होते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध कराता है। यानी कि व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि भाषा की शुद्धता और अशुद्धता क्या है।
अब हम देखेंगे भाषा और व्याकरण में संबंध। भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध है। भाषा पहले बनती है तथा उसका व्याकरण बाद में रचा जाता है। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। समय के साथ साथ भाषा में अनेक परिवर्तन होते हैं और नए शब्द जुड़ते हैं। व्याकरण सबकी समीक्षा करता है और उसके लिए नियम बनाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता दूर कर उसे नया और संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। यानी कि भाषा जो है, भाषा में नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं, तो व्याकरण उन शब्दों की शुद्धता को शुद्ध व्याकरण भाषा की शुद्धता अशुद्धता को दूर करता है। अगर कोई, यानी कि भाषा में जब नए नए शब्दों का निर्माण होता है तो जो व्याकरण है वो क्या करते हैं, उसकी जो नए शब्द आए हैं उसके अशुद्धता को दूर करता है और भाषा के नियमों को बनाता है। व्याकरण का संबंध भाषा से होता है। भाषा के संपूर्ण अंग को वाक्यों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। वाक्यों की रचना, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं? व्याकरण का संबंध भाषा से होता है। भाषा के संपूर्ण रूप को वाक्यों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। वाक्यों की रचना शब्दों से होती है और शब्द वर्णों के योग से बनते हैं। इस प्रकार किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। यानी कि व्याकरण का संबंध भाषा से है और भाषा संपूर्ण रूप से वाक्यों के माध्यम से प्रकट होती है। तो इसलिए वाक्यों की रचना कैसे होती है? शब्दों से होती है और शब्दों की रचना वर्णों से होती है। तो इसलिए इस प्रकार किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। इस दृष्टि से व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। पहला अंग वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि पर विचार किया जाता है। यानी कि जो वर्ण है हमारे क ख ग अ आ ई, ये जो हमारे स्वर और व्यंजन है, ये जो वर्ण है हमारे, इन्हें ही हम वर्ण विचार कहते हैं। इसमें इसके उच्चारण, इसके लिखने के इनके उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि पर ज्यादा विचार किया जाता है। अब है शब्द विचार। वर्णों के बाद क्या आता है? शब्द विचार, क्योंकि वर्णों से ही शब्द का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। किस प्रकार से शब्दों का महत्व है, किस शब्द का क्या महत्व है, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, उसकी रचना कैसे होगी, वो शब्द विचार होते हैं, उस पर विचार किया जाता है। अब है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। जब हम वाक्य लिखते हैं तो हमें उनके चिन्हों पर, कौन से वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा, कहाँ पे वाक्य का भेद, वाक्य विश्लेषण, इन सब पे अधिक विचार किया जाता है। यानी कि पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। पहले वर्ण पे ध्यान दिया जाता है, फिर उसके बाद किस पर? शब्द पर विचार किया जाता है, फिर उसके बाद वाक्य पर। तो आज हमने देखा जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? मौखिक या उच्चारित, मौखिक या उच्चारित भाषा, दूसरा लिपि भाषा। कहने को सांकेतिक भाषा भी है, लेकिन व्याकरण में उसको नहीं माना जाता, क्योंकि वो सिर्फ सांकेतिक भाषा है, ना उसे लिखा जा सकता है ना बोला जा सकता है, इसलिए वह व्याकरण के उसमें नहीं आता। भाषा के विभिन्न रूप हैं, जैसे मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा
भाषा रूप स्थानीय होता है, उसे बोल कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिखने की विधि या लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।